आज हम परमाणु और अणु से एटम एंड मॉलिक्यूल्स के लिए काफ़ी सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। ये एक मैराथन क्लास होगा, काफ़ी लंबा जाने वाला है, हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन इसमें काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है एग्ज़ाम के पर्पस से या एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चल, पहला क्वेश्चन है, परमाणु की संरचना में कौन सा घटक केंद्र में स्थित होता है? कौन सा घटक केंद्र में स्थित होता है? परमाणु की संरचना में कौन सा घटक केंद्र में स्थित होता है? तो यहाँ पर सपोज ये एक परमाणु है ना, तो परमाणु के बाहर जो है इलेक्ट्रॉन, परमाणु के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। सेंटर में यहाँ पर ये न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस सेंटर जो न्यूक्लियस होता है उस पर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। बाहर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अंदर में पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर केंद्र की बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका सेंटर की बात कर रहे हैं ना, सेंटर में। तो सेंटर में तो ये तो बाहर की ओर होता है। न्यूट्रॉन होता है ना, क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है। तो बी और सी दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी दो जो है, बी और सी दोनों, तो ये जो बी और सी है यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, परमाणु की संरचना के केंद्र में पाया जाता है। परमाणु की संरचना के केंद्र में पाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु में कितने परमाणु होते हैं? है ना, एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो परमाणु की संख्या, तो यहाँ पर एक अणु में कितने परमाणु होंगे, तो डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ ऐसे परमाणु होते हैं जो एक ही परमाणु में ही अपने आप को अणु के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जैसे सोडियम है ना, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये अपने आप में ही एक तत्व है, परमाणु भी है ना। और कुछ में क्या होते हैं, दो होते हैं, जैसे कि N2 है, H2 है, O2 है। तो ये जो है दो परमाणु मिलकर के अणु के रूप में होते हैं। तो एक में तो यहाँ पर ये प्रॉपर नहीं बैठ रहा है हमारे क्राइटेरिया में, दो ये भी नहीं बैठ रहा, तीन तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो हमारे लिए करेक्ट है, एक या दो परमाणु मिलकर के क्या करते हैं, एक अणु बनाते हैं। ठीक है, एक अणु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, एक या दो के रूप में होंगे। जैसे कि अणु है तो एक परमाणु हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, तो H2O है ना, तो ये एक अणु के रूप में हो गया, वाटर मॉलिक्यूल्स। एक नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन परमाणु, तो ये हो जाएगा आपका N2A अणु हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पानी में कितने परमाणु होते हैं? जैसे कि अभी देखे हमने, ठीक है, पानी में कितने परमाणु होंगे, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O, ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हैं, दो, और ऑक्सीजन के कितने हैं, एक, तो टोटल कितने हो गए, तीन। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, तीन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। इसमें तीन परमाणु होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कार्बन परमाणु का नंबर क्या है? कार्बन का परमाणु नंबर क्या है, परमाणु क्रमांक क्या है कार्बन का? तो पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं, पहले हाइड्रोजन आता है, दूसरा, पहले में हाइड्रोजन, दूसरे में हीलियम, तीसरे में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन कितने नंबर पे आता है, छठवें नंबर पर आता है। तो इसका जो परमाणु संख्या है वो कितना है, 6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6, ऑप्शन नंबर 1 A 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु का न्यूनतम आकार क्या होता है? परमाणु का न्यूनतम आकार होता है, तो परमाणु को हम किस में मेजर करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में। उसका यूनिट है AMU, ठीक है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ठीक है, जिसका जो मात्रक होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम।
क्या होता है, एंगस्ट्रॉम। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा वो एंगस्ट्रॉम में हम मापेंगे। तो ये नैनोमीटर है ना, 0.1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर, 0.1 एंगस्ट्रॉम और यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं तो यहाँ पर उसका जो परमाणु का आकार होगा वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होगा। इसको हम 10⁻10 मीटर कह सकते हैं, या इसके बराबर होगा 10⁻10 मीटर। इसको मैं फिर से आपको लिख के दे देता हूँ, क्या होगा, 10⁻10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, क्या होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 एंगस्ट्रॉम परमाणु का न्यूनतम आकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अणु के बारे में क्या सत्य है? अणु के बारे में क्या सत्य है? अणु के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन नंबर ए, अणु हमेशा एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं। जरूरी नहीं है, है ना, यह ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जरूरी नहीं है कि कोई अणु एक ही प्रकार से हो, है ना। H2O में 2 अलग अलग तरीके के परमाणु होते हैं जो एक तरह का अणु है, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं बैठ रहा। ऑप्शन नंबर बी, अणु विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो सकता है। ये एक सही जा रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके के परमाणु हो सकते हैं, है ना। जैसे इसमें देख सकते हैं, एक ये है, एक ये है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है, अणु केवल गैसों में होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है। गैस, वाटर अपने आप में एक लिक्विड है, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी, अणु केवल ठोस होते हैं। ये भी नहीं, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अणु अलग अलग प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तत्व या किसे तत्व कहा जाता है? तत्व किसे कहा जाता है? ठीक है, तत्व किसे कहा जाता है? तो एक या दो प्रकार के परमाणुओं का समूह, एक या दो परमाणुओं का समूह, दो प्रकार के परमाणुओं का समूह। दूसरा, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ। दो या दो से अधिक तत्वों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर डी है, परमाणु से बना कोई पदार्थ। तो इसका जो सही आंसर होगा, तत्व के बारे में मैंने तत्व के बारे में जो है क्या होता है, मेन फैक्ट क्या होता है, तत्व एक तरह का शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है? शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना होगा, है ना। इसमें दो अलग अलग तरीके के परमाणु होंगे तो शुद्ध तो नहीं होगा। तो एक ही तरीके के पदार्थ, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ में मिलेगा, है ना, तो तत्व बनेगा। H2 एक एलिमेंट है ना, तत्व है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ तो एलिमेंट है। सोडियम अपने आप में एक एलिमेंट। तो एक ही तरीके के जो परमाणु होते हैं उससे मिलकर के बना होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ तत्व होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाभिक में कौन से कण होते हैं? नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो नाभिक में भी, चलो ये एक परमाणु है, ये उसका नाभिक है। तो नाभिक में देखते हैं कौन सा कण होगा। चलिए, नाभिक में होता है, एक तो न्यूट्रॉन होते हैं और एक होते हैं प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर की ओर गति करते रहते हैं। तो इसमें केवल प्रोटॉन, तो ये गलत आंसर है। दूसरा, केवल न्यूट्रॉन, नहीं, इसमें दोनों तरीके के कण होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है सर जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है सर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी 1897 में, जब कैथोड
रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट किया गया था, तब उस समय इन्होंने इसकी खोज की थी। अब जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी तब उस समय इसका नाम था कार्पसल्स। कार्पसल्स इसका नाम रखा गया था। बाद में जी जॉन स्टोनी, कौन? जी जॉन स्टोनी ने इसका नामकरण किया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, इसमें दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? तो उसने दिया था जी जॉन स्टोनी ने इसके बारे में इसका नामकरण किया था। ठीक है, जे थॉमसन ने उस समय क्या नाम रखा था इसका? कार्पसल्स इसका नाम रखा था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी अणु का बॉन्डिंग क्या होता है? किसी अणु का बॉन्डिंग क्या होगा? किसी अणु का बॉन्डिंग यानी कि अणु जो बन रहा है उसका बंध कैसा होगा ना, क्या होगा? तो जैसे एक अणु है, एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये बना H2। ठीक है, क्या बना? H2 एक अणु बना, या H2 और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। ठीक है, तो H2O जो बना है, ठीक है, H2O जो बनता है, तो ये कैसे होगा? इसकी बॉन्डिंग क्या होगी? तो परमाणु के बीच ऊर्जा का आदान प्रदान? नहीं। परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी? हाँ, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी जो है इसका सही आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साझा करता है, एक दूसरे को फुलफिल करता है और एक अणु का निर्माण करता है। जैसे इसमें एक है और इसमें एक है, दोनों ही अधूरे हैं, अपने आप को कंप्लीट करता है H2, तो दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते हैं? साझेदारी करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से इसका संयुग्मन होता है, बॉन्डिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु का आकार किसके द्वारा मापते हैं? तो इसका जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम, अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा किया, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात 10⁻10 मीटर। तो इसका जो मात्रक है वो एंगस्ट्रॉम होता है, और इसकी इकाई क्या होती है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व की आवर्त सारणी का आधार क्या होता है? ठीक है, तत्व की आवर्त सारणी का आधार क्या होता है? अलग अलग आधार पे होता है, यहाँ पर ये होना चाहिए आधुनिक आवर्त सारणी, तो सही रहेगा ये। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार जो है क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस अणु में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं? किस अणु में दो या दो से अधिक प्रकार के? तो यहाँ पर देखते हैं अलग अलग प्रकार के परमाणु की बात की गई है। तो ऑक्सीजन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है, ऑक्सीजन में एक ही तरीके के क्या है? परमाणु है, तो ये तो नहीं हो सकता। इसमें भी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो सेम तरीके के परमाणु हैं। नियॉन अपने आप में एक तत्व है, परमाणु है। तो यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के दो अलग अलग परमाणु, यानी कम से कम दो है, दो से ज़्यादा परमाणु, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन, यानी कि टोटल 3 परमाणु मिलकर के यहाँ पर एक अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? खोज के बारे में पूछा गया। इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन, 1897 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन नंबर ए परमाणु नंबर के बराबर, परमाणु भार के बराबर, प्रोटॉन की संख्या के बराबर, या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। चलिए, क्या है? अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी संख्या होती है? अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल कितनी संख्या होती है? ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला क्वेश्चन लग रहा है। क्योंकि किसी भी परमाणु में उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और उसके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या भी उसके बराबर होते हैं। तीनों ही आपस में बराबर होते हैं। तो अणु की बात कर रहे हैं ना, तो अणु में उसके परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो परमाणु भार के बराबर, तो ये तो उसका सही आंसर नहीं होगा। न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है। परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों में ही जो है डाउट हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही हो सकते हैं। दोनों ही इसके आंसर आ सकते हैं। तो हम पहले इसको परमाणु संख्या के आधार पर मानते हैं, परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो सकता है। परमाणु संख्या के बराबर जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। तो ये दोनों ही सही आंसर हैं अभी। ठीक है, तो दोनों को ही हम मान सकते हैं। लेकिन इसमें जो है, हम अगर तटस्थ अणु की बात करते हैं तो किसी किसी में प्रोटॉन की संख्या में वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग तरीके के परमाणु मिल करके अणु का निर्माण करते हैं, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। ठीक है, इसलिए परमाणु जो संख्या है वो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, क्योंकि जितने परमाणु होंगे उतने ही उस पे क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परमाणु संख्या या परमाणु नंबर के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का एक मोल 24 ग्राम है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। किसी तत्व का एक मोल 24 ग्राम है और उसका आणविक द्रव्यमान 12 ग्राम है, तो उसमें कितने मोल अणु होंगे? ठीक है, कितने मोल अणु होंगे? तो इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसका जो मोल है ना, उसका जो क्या है, द्रव्यमान है। ये एक मोल का द्रव्यमान कितना है? 12 ग्राम। तो ये हो जाएगा आपका द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है? 24। कितना है? 24 ग्राम है। ठीक है, और उसका आणविक द्रव्यमान कितना है? 12 है ना। तो उसमें एक मोल अणु का निकालना है। तो यहाँ पर क्या होता है, मोल बराबर हो जाएगा, मोल बराबर होता है द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। क्या होता है? आणविक द्रव्यमान। तो 24 बटा 12, तो 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। ठीक है, तो इसमें इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मोल, है ना। तो 24 ग्राम, एक मोल यानी कि 24 ग्राम है यदि किसी तत्व का एक मोल, तो उसका जो आणविक द्रव्यमान 12 है, तो उसमें कितने मोल होंगे? 2 मोल हो जाएंगे। ठीक है, उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी? 2 मोल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे? 5 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे? ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन को भी शामिल किया है।
हो सकता है कि परीक्षा में न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो चीज़ें देखते हैं। 5 ग्राम पानी है ना, 5 ग्राम पानी यानी कि इसका जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, 5 ग्राम होगा, है ना, कितना होगा, 5 ग्राम हो जाएगा। या इसका जो मोल है, सॉरी द्रव्यमान नहीं बोलेंगे, इसको मोल कहना सही है क्योंकि ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है ना। तो इसका जो मोल है वो क्या हो जाएगा, 5 ग्राम। मोल कितना होगा, 5 हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा फार्मूला के बेस पे देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर कितने अणु होंगे, कितने मोल अणु होंगे बोला, मोलल द्रव्यमान पूछा गया है, जिसमें हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है, 16 है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है, 16 है। तो यहाँ पर उसका जो मोल है वो हो जाएगा आपका, सबसे पहले तो हमें मोलल द्रव्यमान निकालना है। क्या निकालना पड़ेगा, मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। तो मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो मोलर द्रव्यमान होगा आपका, इसका जो द्रव्यमान है, तो मोलर द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, परमाणु की संख्या, है ना। तो यहाँ पर देखो ये है आपका H2O, तो H2 में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2। इसका जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना है, 1 है, और इसका द्रव्यमान दिया है 16, तो हम ले लेंगे, तो ये 16 और ये 2 हो जाएंगे 18। तो इसका जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना है, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। वाटर का जो मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 18 ग्राम पर मोल। अब इसमें मोल जो है, मोल कितना निकलेगा, तो मोल निकल जाएगा आपका 5, है ना, 5 ग्राम दिया हुआ है द्रव्यमान उसका। अब कितना मिला मोलर द्रव्यमान, तो 18, तो ये हो जाएगा 5/18। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो आपको लगभग मिल जाएगा 0.278 मोल हमें मिलेगा। कितना मिलेगा, 278। जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, लगभग आता है ना, एक्यूरेट नहीं आएगा, लगभग इसका जो है आंसर आ जाएगा। ये हमारा लगभग जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि किसी अणु का मोलर द्रव्यमान 44 ग्राम है तो 88 ग्राम में कितने मोल होंगे, 88 ग्राम में कितने मोल होंगे। सिंपल सी बात है, तो ये एकदम इजी है। क्या हो जाएगा, तो हम इसे कर देंगे 88/44 कर देंगे, तो ये कितने बार में जाएगा, 2, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि यहाँ पर उसका जो कितने मोल होंगे, तो ये हो जाएगा उसका द्रव्यमान हो जाएगा, है ना, द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान, है ना, तो दोनों को भाग दे देंगे तो मिल जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या होगा, द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा 88/44, तो ये 2 बार में जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए, एक अणु सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान क्या होगा। ठीक है, सिंपल सा है, इसको तो आराम से आप कर सकते हैं, अभी जैसे हमने निकाले वैसे निकाल सकते हैं। SO2, तो S 1 है हमारे पास, S का द्रव्यमान दिया हुआ है 32, प्लस यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और इसका द्रव्यमान कितना है, 16, तो ये हो जाएगा आपका 32 और ये हो जाएगा 16 दूनी 32, तो हो गया आपका 64। ठीक है, तो यहाँ पर ये 64 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो देखते हैं इसमें दिया हुआ है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर द्रव्यमान कितना होगा, 64 ग्राम पर मोल हो जाएगा। चलिए इसमें देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की। प्रोटॉन की खोज किसने की थी।
प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वैसे प्रोटॉन की खोज का श्रेय जो है गोल्डस्टीन को जाता है। किसको जाता है? गोल्डस्टीन को जाता है। लेकिन इसमें हमारे पास देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है। नील्स बोहर, रदरफोर्ड, चैडविक एंड मुलिकन, है ना। क्या क्या दिया हुआ है? नील्स बोहर, रदरफोर्ड, चैडविक और ये मिलिकन, ये एक्चुअली मुलिकन होगा, है ना। तो यहाँ पर इसमें गोल्डस्टीन तो ऑप्शन हमें दिया नहीं है, तब कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो है जो रदरफोर्ड है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रदरफोर्ड ने किसी परमाणु में उसके नाभिक के बारे में बताया था, नाभिक के बारे में खोज किया था। इसने न्यूक्लियस की खोज की थी, और न्यूक्लियस में कौन सा कण पाया जाता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो यहाँ पर उस समय ये मान लिया गया, ये इसमें दिया है कि रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज की। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रदरफोर्ड। अगर गोल्डस्टीन दिया होगा तो हमारा जो आंसर जाएगा वो क्या होगा? गोल्डस्टीन जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की खोज किसने की है? गोल्डस्टीन ने, उसको श्रेय जाता है। चलिए, न्यूट्रॉन की खोज। तो न्यूट्रॉन की खोज जो है, न्यूट्रॉन की खोज का जो श्रेय है वो जाता है जेम्स चैडविक को। किसको जाता है? जेम्स चैडविक को। ठीक है, ये जो है न्यूट्रॉन की खोज किया, ये जो है किसका, सॉरी, नाभिक की खोज किया, ये किसने किया? नाभिक की खोज की, है ना। या आप इसको प्रोटॉन बोल सकते हैं, प्रोटॉन की खोज किया। ये जो है न्यूट्रॉन की खोज, और यहाँ पर जो जे थॉमसन है वो इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो अभी जो न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया, तो न्यूट्रॉन के बारे में पूछा गया जेम्स चैडविक। किसने? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, 1808 में, है ना, सबसे पहले परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था जॉन डाल्टन ने। किसने? जॉन डाल्टन, है ना। जॉन डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हालांकि ये सिद्धांत जो है बाद में उतना अच्छा से माना नहीं गया, ठीक है, लेकिन सबसे पहले परमाणु सिद्धांत के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, है ना, काफ़ी सारे परमाणु मॉडल है। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल किस प्रयोग पर आधारित है? ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। किस प्रयोग पर आधारित है? तो कैथोड किरण। तो कैथोड किरण ये विलियम्स क्रूप्स ने किया था। हाँ, गोल्डन फॉइल, है ना। तो सॉरी, ये जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है, गोल्डन फॉइल। ये गोल्डन फॉइल पर अल्फा किरणों की बौछार की थी इन्होंने। अल्फा किरणों की बौछार कर वाला एक्सपेरिमेंट है, गोल्डन फॉइल वाला प्रयोग जो है रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड फॉइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु का कौन सा भाग धन आवेशित होता है? तो रदरफोर्ड के जो एक्सपेरिमेंट है ना, गोल्डन फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट, उसके अनुसार परमाणु का कौन सा भाग धन आवेशित है? ये तो ऋण आवेशित भाग होता है। यहाँ पर इस पर कक्षा है, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन कक्षा में रहते हैं, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। तो नाभिक जो ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या होता है? इसका सही आंसर है, क्योंकि नाभिक में ही क्या होते हैं? धन आयन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिक। नील बोहर ने परमाणु के किस भाग का वर्णन किया है? नील बोहर ने परमाणु के किस भाग का वर्णन किया है? तो नील भाग ने इलेक्ट्रॉन की कक्षा के बारे में बताया है, इलेक्ट्रॉन की कक्षा के सिद्धांत के बारे में। यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि कक्षा, किसी परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन गति करते रहता है, तो उसकी कक्षा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गति करता है वो इसकी कक्षा कहलाता है। तो उसके बारे में उसने बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आधुनिक परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है?
तो आधुनिक परमाणु मॉडल जो है क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। किस पर आधारित है? क्वांटम सिद्धांत पर। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसमें देख लेते हैं, सबसे पहले किसने पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बारे में बताया था, है ना? किसने? तो महर्षि कणाद ने सबसे पहले जो है इसके बारे में बताया। बाद में कणाद की थ्योरी को ही, है ना, मतलब कणाद ने सूक्ष्म कण, चावल के छोटे छोटे दानों को काफ़ी महीन किया और वो जो छोटे छोटे दाने थे उसे ही उन्होंने क्या बनाया? कण माना। क्या माना? कण माना। और इसी के वजह से इसका जो नाम है वो कणाद पड़ा। ठीक है, इस ऋषि का नाम क्या पड़ा? कणाद पड़ा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर ध्यान देना है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा कथन गलत है? किसके अनुसार? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार 1808 में। वैसे ये इन्होंने 1803 से लेकर इसका प्रारंभ किया था, लेकिन ये 1808 में जो ये सिद्धांत जो है अमल हुआ था। तो उन्होंने बताया था परमाणु अविभाजित कण होते हैं। ठीक है, परमाणु जो है अविभाजित कण होते हैं। सभी प्रकार के जो परमाणु है वो समान होते हैं। ठीक है, ये भी सही है ना? इन्होंने जो कथन कहा था अपने सिद्धांत में, ये भी कथन कहा है, ये भी कथन कहा है। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट हो जाते हैं, नहीं, इन्होंने नहीं कहा था कि भाई कोई परमाणु जो है नष्ट नहीं होता है, परमाणु कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा था अपने सिद्धांत में। तत्वों के परमाणु एक जैसे होते हैं, हाँ, जो तत्व हैं उसके सारे परमाणु एक जैसे ही होंगे, क्योंकि तत्व जो है शुद्ध प्रकार का होता है। तो इसका जो सिद्धांत है उसमें उन्होंने परमाणु अभाज्य होते हैं, परमाणु समान होते हैं और तत्व एक जैसे परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये जो तीनों पॉइंट है बिल्कुल सही है। तो जो गलत कथन है इसमें वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका जो सही आंसर है, क्योंकि ये कथन जो है परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने नहीं बताया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कैथोड किरण किस कण से बना होता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसका सही आंसर है, क्योंकि कैथोड जो है इलेक्ट्रॉन, और इसी से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है? ठीक है, तो यहाँ पर परमाणु सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, परमाणु एक अविभाज्य और सबसे छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का निश्चित अनुपात किस नियम को दर्शाता है? किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों का निश्चित अनुपात किस नियम को दर्शाता है? तो यहाँ पर जो है ये निश्चित अनुपात के नियम को दर्शाता है, क्योंकि किसी तत्व का जो द्रव्यमान होता है ना, उसका जो अनुपात होता है वो निश्चित होता है। तो ये निश्चित अनुपात या स्थिर अनुपात को प्रदर्शित करता है। इसका दूसरा नाम है स्थिर अनुपात को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ओके, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 32, जल एक यौगिक है क्यों? है ना, क्योंकि कारण बताना है, जल एक यौगिक है क्यों? तो इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन है तो, लेकिन ऑक्सीजन भी तो है, तो ये हमारा आंसर सही नहीं बैठेगा। यह एक शुद्ध पदार्थ है, नहीं, ये शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि 2 अलग अलग परमाणु है इसमें, तो शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता। इसमें तत्व निश्चित अनुपात में होते हैं, हाँ, इसमें एक तत्व जो है इसका अनुपात निश्चित होता है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बनाता है? वाटर बनाता है। तो इनका अनुपात 2:1 के अनुपात में होता है। तो ये इसका सही आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका एक सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी,
पारदर्शी होता है, तो पारदर्शी होना इसका यौगिक होने का ये प्रमाण नहीं देता है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर है। निश्चित अनुपात में होते हैं इसलिए ये एक यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 33, क्वेश्चन नंबर 33 है ना। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सभी अणु होते हैं, क्यों? ये गैसें हैं, गैस है, जरूरी नहीं कि वो अणु हो, है ना। इसमें 2 परमाणु होते हैं, हाँ ये सही ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कम से कम 2 परमाणु मिलकर के एक अणु का निर्माण करता है। ये एक विषैली गैस है, तो विषैले होना इसका प्रमाण नहीं करता कि वह अणु है। ये एक उपयोगी है, उपयोगी होना जरूरी नहीं कि ये अणु हो, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें 2 परमाणु होते हैं और अणु जो है कम से कम 2 परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, किसका द्रव्यमान होता है? किसके द्रव्यमान को ये प्रदर्शित करता है? अणु का, दूसरा परमाणु का, तीसरा मोल का, चौथा यौगिक का। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान, तो यहाँ पर क्लियर है ना, परमाणु द्रव्यमान इकाई, तो परमाणु का द्रव्यमान का इकाई, तो यहाँ पर ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु का जो है द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। इसका जो इकाई होता है वो क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, याद रखना इसका जो इकाई होता है वो एटॉमिक मास यूनिट, और मात्रक जो होता है वो होता है एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रासायनिक सूत्र मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl का अर्थ होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो अर्थ है वो क्या होगा? एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन, नहीं, यहाँ पर एक मैग्नीशियम तो है ना, लेकिन क्लोरीन कितने हैं? 2 हैं, एक और ये 2, तो इसको पढ़ेंगे मैग्नीशियम एक, तो एक मैग्नीशियम एक क्लोरीन नहीं, 2 मैग्नीशियम एक क्लोरीन नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम तो एक है, क्लोरीन 2 है, एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा एक मैग्नीशियम 2 क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक अणु मोलर द्रव्यमान किस इकाई से व्यक्त किया जाता है? एक अणु, अब इसमें जो है कंफ्यूज नहीं होना, इसका इकाई जो है वो क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। इकाई क्या होता है? एटॉमिक मास यूनिट होता है। लेकिन अणु का पूछा गया, किसका? परमाणु का नहीं पूछा गया, किसका? अणु का। तो अणु के लिए क्या हो जाएगा? हम उसे किस में लिखते हैं? मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान किस इकाई में लेते हैं? मोलर द्रव्यमान अभी हमने निकाला था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल को हम मोलर द्रव्यमान से प्रदर्शित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है ना, ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कौन कौन से तत्व हैं? तो यहाँ पर तत्व देखो, एक कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसमें कार्बन अवेलेबल है और ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो यहाँ पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन है क्या? नहीं। कार्बन और ऑक्सीजन, हाँ कार्बन ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है? तो एंटोनी लवेजियर ने जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। एंटोनी लवेजियर ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 39, किस तत्व का रासायनिक चिन्ह, केमिकल सिंबल दर्शाया जाता है? मतलब किसी तत्व का रासायनिक चिन्ह क्या दर्शाता है? तत्व के एक ही परमाणु का प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर
होगा, क्योंकि कोई भी रासायनिक समीकरण में क्या होता है, रासायनिक चिन्ह जैसे ये है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये जो है ना, एक एक परमाणु है, यहाँ पर दो परमाणु, यहाँ पर दो परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु, तो एक एक परमाणु को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर उसके एक परमाणु के प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु होते हैं विभाज्य, अविभाज्य, तरल रूप में, गैस के रूप में। तो यह एक अविभाज्य कण होते हैं जिसे और विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसने कहा था? डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक का अणुद्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? किसी यौगिक का अणुद्रव्यमान कैसे ज्ञात किया जाता है? तो उसका जो अणुद्रव्यमान है, जैसे ये एक यौगिक है H2O, है ना, एक यौगिक है, तो इसका अणुद्रव्यमान हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसके परमाणु द्रव्यमान के योग से, है ना। परमाणु जैसे हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है? 2 है, तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है। अब इनका योग जैसे ये 1 है और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 16 होता है ना। तो यहाँ पर ये 2 और ये 16, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो 18 होगा। तो इनका जो परमाणु द्रव्यमान होता है उनका योग करने से ही हमें उसका अणुद्रव्यमान प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान के योग से हम उसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होते हैं? 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने मोल होंगे? तो यहाँ पर 1 ग्राम मोल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो कितना होगा यहाँ पर? तो भाई 1 ग्राम मोल है, तो इसका जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। तो इसका सही आंसर है कितना? ऑप्शन नंबर सी 1। क्वेश्चन नंबर 43, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट में कितने परमाणु होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक सोडियम है, दूसरा सल्फर है और तीसरा ऑक्सीजन है ना। तो एक परमाणु ये है, दूसरा परमाणु ये, तीसरा परमाणु ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। तो इसमें कितने परमाणु हैं? 3 परमाणु होते हैं। अच्छा, इसमें परमाणु की बात कर रहे हैं ना, सॉरी। तो यहाँ पर मैंने तत्व के बारे में बता दिया। तो इसमें तत्व के बारे में पूछा जाए तो 3 तत्व हो जाएंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? परमाणु पूछ रहा है ना, कितने परमाणु होंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सोडियम कितने हैं? यहाँ पर 2 दिया हुआ है। सल्फर में कुछ नहीं, मतलब क्या है? 1 है। ऑक्सीजन में क्या है? 4 है। तो यहाँ पर उसके सब स्क्रिप्ट में देखते हैं कितने हैं परमाणु की संख्या। तो ये 2 और ये 1 और ये हो गया 4। तो इसका जो हो जाकर कितना होगा? ये 7। कितने हो जाएंगे? 7। तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 7। तो ऑप्शन नंबर डी जो है क्या होगा? 7 होगा। हाँ, अगर इसे पूछता कि तत्व कितने हैं तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता? सही हो जाता, क्योंकि 3 तत्व हैं, लेकिन यहाँ परमाणु पूछा गया तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7 होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अणु जो एक ही प्रकार के एक अणु जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है वह कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है तो वो जो होता है तत्व होगा, क्योंकि एक ही प्रकार से तो प्योर होगा, है ना। एक ही प्रकार से परमाणु से मिलकर बना है तो तत्व, क्योंकि परमाणु से अणु बनता है और अणु से तत्व बनता है ना। परमाणु क्या बनाएगा? अणु बनाएगा। अणु एक ही जैसे हैं तो ये क्या बनाएगा? तत्व बनाएगा। तत्व आगे जाकर के यौगिक बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है तत्व की बात की गई है, तो इसका जो है परमाणु की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा तत्व। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन अणु में कितने प्रकार के परमाणु? अब इसमें भी परमाणु पूछा गया है ना, है ना, कितने परमाणु हैं? तत्व है नहीं पूछा गया, क्या पूछा है? परमाणु। तो यहाँ पर कार्बन कुछ नहीं, मतलब 1 है।
हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 1 + 4 कितने हो गए 5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। 5 जो है परमाणु मीथेन में होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। कोई अणु 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और ऑक्सीजन 4 है। कितने 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर इसे हम अगर परमाणु के रूप में लिखें तो रासायनिक सूत्र में क्या लिखते हैं, परमाणु ही लिखते हैं ना। तो ये हो जाएगा, इसको हम नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा H2, 2 है ना, 2 अणु सॉरी 2 परमाणु है तो इसे हम अणु रूप में लिख लेते हैं, है ना। तो ये हो गया 1 हाइड्रोजन, 2 परमाणु सब में आ गया। ये 1 है तो सल्फर 1 और ऑक्सीजन को हम यहाँ पर नीचे 4 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा H2SO4। यहाँ पर है क्या, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। 18 ग्राम पानी में कितने मोल H2O होते हैं। 18 ग्राम पानी में कितने मोल H2O होंगे। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए होगा 1। कैसे, तो H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है, क्या मोलर द्रव्यमान वो कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है, राइट। कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है। और 18 ग्राम में कितने मोल होंगे, 1 मोल होगा। कितने मोल होंगे 1 मोल। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना हो जाएगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या क्या कहा मैंने, H2O का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो कितना होता है 18 ग्राम पर मोल होता है ना। अब 18 ग्राम पानी है हमारे पास तो उसमें कितने मोल हो जाएंगे, 18 ग्राम में 1 मोल होगा, है कि नहीं। तो इसका जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 मोल होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 उसको देख लेते हैं। यदि किसी यौगिक का मोलर द्रव्यमान 58.5 है, कितना है 58.5 ग्राम पर मोल है, तो 117 ग्राम में कितने मोल होंगे, 117 ग्राम में कितने मोल होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, तो यहाँ पर कुल द्रव्यमान कितना बता दिया गया है 117 और उसका मोलर द्रव्यमान कितना है, यानी कि एक मोल का जो द्रव्यमान है वो कितना है 58.5 है। तो यहाँ पर 117/58.5 को कर देंगे, भाग दे देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 58.5 और ये हो जाएगा 116 और ये 117, तो ये हो जाएगा 1 बार में और ये 2 बार में। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा 2 मोल। क्या हो जाएगा 2 मोल। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु का अनुपात 1:1:3 है। क्या है 1:1:3 है। अब देखो इसमें कौन सा ऐसा यौगिक है जिसमें अनुपात 1:1 है। तो पहले वाले के लिए देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। सोडियम कितने हैं 2 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है ना। तो इनका अनुपात कितना हो रहा है 1:1:3 का हो रहा है कि नहीं, तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं। इसमें देखो सोडियम कितना है 1 है, हाइड्रोजन कितना है 1 है, कार्बन कितना है 1 है और ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन कितना है 3। तो यहाँ पर 1:1:1 के अनुपात में आ रहा है क्या, नहीं। यहाँ पर तो 3 चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पर कितने हैं 4 है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं। तो यहाँ पर कैल्शियम जो है 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितना है 3 है। तो इनका जो अनुपात है 1:1:3 के अनुपात में है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। तो H कितने 2 है,
कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर इनका अनुपात 2:1:3 के अनुपात में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम कार्बोनेट जो है सही आंसर होगा। चलिए ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे किस तरीके से है। अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए बिल्कुल एक वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा कि उसे आप कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, और इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो मुझे मेरे डिस्क्रिप्शन एरिया में एक टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइन करें, बिल्कुल मैं उसमें आपको इसका पीडीएफ विथ आंसर जो है आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, और कोशिश करूंगा कि उसमें उसका एक्सप्लेनेशन भी मैं डाल दूं कि क्यों कैसे इस तरीके से ये हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। कीप रीडिंग। थैंक यू।